नाउ स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि आखिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है। कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली है, उसको ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, पहली चीज़ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर, कि यहाँ पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। हमने अब तक ये पढ़ा था कि जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं करता। लेकिन इस केस में वेलोसिटी चेंज होगा। कैसे होगा ये समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आपका मोशन कैसा होगा? इस तरीके से मोशन करते हुए इस सर्कुलर पाथ पर आप रोटेट करते रहेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब अगर v इन यूनिफॉर्म है तो a तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? वेलोसिटी में सही मायने में देखा जाए तो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज़ इसका डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर अगर इस मोशन में चल रहे हैं, मान लीजिए आपकी वेलोसिटी यहाँ पर है 3 मीटर पर सेकेंड और वही वेलोसिटी यहाँ पर भी है 3 मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटी आप यहाँ पर भी बनाए हुए हैं 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको अभी भी यूनिफॉर्म दिख रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? सर्कुलर पाथ पर आप जिस पॉइंट पर डायरेक्शन पता करना हो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यानी यहाँ पर क्या होगा? टेंजेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को कहते हैं AC। AC क्यों कहलाता है? इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से नहीं हुआ। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल जब वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होता है तो आ जाइए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से अगर वहाँ पर एक्सेलरेशन है तो वहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू m इंटू ए यानी कि AC, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स लगेगा ये हर पॉइंट पर रेडियस के अलोंग होगा, और सेंटर के टुवर्ड्स होगा, डायरेक्शन होगा। देखिए लिखा है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा FC, ये कहलाएगा FC। इसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की है। ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी भी देखिए यूनिफॉर्म स्पीड कहा जा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने बदला नहीं है। इस रेफरेंस से इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तो सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स वर्क करेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है ये समझिएगा, है ना। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैसी होती है? ये वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थ्रू, जो हमने AC लिखा है। सही मायने में ये जो A होता है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है V² बाई R। ये हो जाता है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर V की वैल्यू हम लिख देंगे R ओमेगा, और V अपॉन R है तो ये होगा R², क्योंकि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। यहाँ से आ जाएगा A की वैल्यू, देखिए यहाँ से हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। तो एक फार्मूला एक्सेलरेशन का ये हो गया, दूसरा फार्मूला एक्सेलरेशन का ये हो गया।
अच्छा v क्या है, v इज़ द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आइए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जब कोई सर्कुलर पाथ आप देखेंगे, मान लीजिए आप इस पॉइंट ए पर थे और पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो ये जो पाथ आपने फॉलो किया, ये जो लेंथ कवर किया, इस लेंथ को पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। ए से बी तक जाने में ये जो लेंथ कवर किया गया, इस लेंथ को अगर पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो ये आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि जब ये पॉइंट ए पर था तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए, और जब पॉइंट बी पर गया तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए, यानी कि दोनों रेडियस। और ये देखिए जब ए से बी तक गया तो इसने कुछ एंगल यहाँ पर ट्रेवल किया, सेंटर ए पर इसने कुछ एंगल ट्रेवल किया। ये जो एंगल है पर यूनिट टाइम, ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी ये लाइन, ये लेंथ, लीनियर वेलोसिटी लेंथ पर यूनिट टाइम, ये कहलाएगा लीनियर वेलोसिटी। एंगल एंगुलर वेलोसिटी, एंगल ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एक बड़ा अच्छी बात समझिएगा, कोई आदमी इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ जा रहा है, और कोई आदमी क्या कर रहा है, वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ जा रहा। देखिएगा इस पाथ को, तो दोनों क्या करेंगे, अगर वो ए से बी, ए डैश से बी डैश गया और एक ए से बी गया, देखिए दोनों पाथ अलग अलग हैं, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी में देखा जाए तो जितना एंगल उसने इस वाले पाथ से ट्रेवल किया, पहले पाथ से, उतना ही एंगल इसने भी ट्रेवल किया। लेकिन अगर लीनियर लेंथ की बात की जाए तो इसने लेंथ ज़्यादा ट्रेवल किया, इसने लेंथ कम ट्रेवल किया। ये इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, यानी अगर वो रेडियस पर है, इसी रेडियस से इस रेडियस गया, तो वो कहीं पर भी हो वो सेम एंगल ट्रेवल करेगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हो जाएगा mv²/r। यहाँ से देखिए m इंटू ए होता है ना, mv²/r, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा m से मल्टीप्लाई कर दीजिए mr², ये हो गया। अब मान लीजिए और आप वेरिएबल बदलना चाहते हैं तो एक और चीज़ समझिए, ओमेगा के वैल्यू क्या होगा। ओमेगा अगर कोई सर्कुलर पाथ पूरा फॉलो कर दे तो ओमेगा कितना होगा, आइए वो समझते हैं अभी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है और आप क्या थे, यहाँ पर बैठे हुए थे पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट ओ है, सेंटर है इसका। आप यहाँ पर बैठे हुए थे, आप ट्रैवल करना स्टार्ट किए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और यहाँ पर पहुँच गए, पॉइंट बी पर पहुँच गए। कोई आपसे पूछे कि आपने कितना एंगल ट्रैवल किया, एंगल की बात कर रहा हूँ, लेंथ की नहीं, तो आपने ये एंगल ट्रैवल किया। ये एंगल कितना होता है भाई, पाई, रेडियन में पाई, है ना, वैसे डिग्री में 180 डिग्री। और फिर मैं कहूँ कि बी से फिर चला और चलते चलते क्या हुआ, ए तक पहुँच गया, तो कितना एंगल फिर चल गया, पाई। यानी एक आदमी जिस पॉइंट से स्टार्ट करे उसी पॉइंट पर दोबारा पहुँच जाए तो टोटल कितना एंगल ट्रैवल किया, 2 पाई। कितना ट्रैवल किया, 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 2 पाई एंगल ट्रैवल किया, और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, वो हो जाता है टी। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से ओमेगा के वैल्यू में लिख सकते हैं F इक्वल टू mr, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा इसका। याद रखिए ये सारे फॉर्मूले रटने मत लीजिएगा, आप क्या करिए, ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला याद कीजिए, बाकी ओमेगा के वैल्यू यहाँ से उठाइएगा, आपने रख दीजिएगा। ओमेगा के वैल्यू कैसे पता करना है भाई, एक सर्कुलर पूरा उसने ट्रेवल किया 2 पाई और टोटल टाइम टी। अच्छा 1/t क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। t इज इक्वल टू होता है 1/t, 1/t इज इक्वल टू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी।
ये होता है 1/T, 1/T, यानी पर यूनिट टाइम में उसने कितना रोटेशन किया, जिसे हम RPM रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट या RPS रिवोल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/T है, अगर यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू यहाँ से बदली जा सकती है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और चीज़ें आपको सिखाता हूँ। अभी आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा, है ना, ध्यान दो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जब आप किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करते हो, मान लीजिए एक कार है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ये कार चल रही है, और जब कार चलते चलते मान लीजिए रोड है ना, ये रोड है, रोड पर क्या हुआ, ऑयल बिखरा हुआ, इधर ध्यान दीजिएगा, ऑयल है, इस रोड पर क्या है, ऑयल है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब तेल हो तो फ्रिक्शन कम होती है, देखेंगे आप फिसल करके ये गाड़ी यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, इस पाथ को वो फॉलो नहीं करती है, बाहर चली जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस कार पर क्या होता है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये एक तरीके का वर्चुअल फोर्स होता है, वर्चुअल फोर्स। आप कार में बैठे रहेंगे ना, कार अगर टर्न कर रही है तो क्या होगा, आप आउटसाइड डायरेक्शन में झुक जाएंगे। क्यों? एक वर्चुअल फोर्स आपकी बॉडी पर लगा। तो ये जो वर्चुअल फोर्स है, ये इसको बाहर ले जाना चाहती है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये अगर कार बाहर नहीं जा रही है, इस पाथ को फॉलो कर रही है, इस पाथ को वो ब्रेक नहीं कर रही, छोड़ नहीं रही, इसका मतलब अंदर कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। वो जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड सेंटर लगता है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है mv²/r है या mr⍵² है, ये भी हो गया। अब एक बात और समझिए, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो बहरूपिया होता है। बहरूपिया वो जो अपना फेस बदलता रहता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। आप एक रस्सी लीजिए, रस्सी स्ट्रिंग लीजिए और उस पर बॉल बांधिए और उसको ऐसे घुमाइए, से ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो अगर कोई मान लीजिए बॉल है और ये रस्सी से पकड़ लगा हुआ है स्ट्रिंग में, तो जब बॉल का आप FBD ड्रॉ करेंगे ना, याद रखिए, बॉल के जब FBD ड्रॉ करेंगे तो इस के FBD में क्या होगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा, और अंदर की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स। ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल है, ये जो टेंशन फोर्स है ना, यही सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। ये कहिए, वो तो सेंट्रीफ्यूगल है ही, वो तो सेंट्रीफ्यूगल है ही। एक्चुअल में ये जो टेंशन है यही सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में लोग पढ़ाने लगते हैं कि सर सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू इतना होगा, ये वैल्यू T के बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगाना mv²/r, वो यहाँ पर इस T के बराबर है, इक्वल है, उसी से फाइंड करते हैं। या दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूँ, चलिए दूसरा एग्जांपल, हाँ इसी में देख लीजिए। इस आप समझिए कार में है, तो इस कार को बाहर जाने से किसने रोका, फ्रिक्शन ने रोका। स्टार्ट में मैंने डिस्कशन में क्या बताया कि यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है इसलिए बाहर चला गया, पाथ को इसने ब्रेक कर दिया, फिसल गया। अगर ऑयल ना होता तो यहाँ फ्रिक्शन होता ना, और फ्रिक्शन ही क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा। अब आप कहेंगे सर फ्रिक्शन अंदर की तरफ के लगेगा। अरे बस में या कार में फ्रिक्शन दो तरीके में लगेगा। क्यों? एक तो ये ऐसे मोशन कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा, इसका मोशन बाहर की तरफ भी तो हो सकता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये इसको बाहर खींच रहा है तो आप ही तो इसको रोकेंगे, बचाएंगे। और अगर यहाँ पर क्या होगा, ऑयल गिरा होगा तो अंदर वाला जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा, ये बाहर फिसल जाएगा। तो इस कार में क्या होगा, एक पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो लग ही रहा है, एक फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है, जो फ्रिक्शन इसको काउंटर करके इसको रोके हुए है। और अगर आप फ्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए तो आप एक काम करिए, इसको यहाँ से रस्सी से बांध दीजिए, तब भी कार बाहर नहीं जाएगी। तो जो सेंट्रीपिटल होगा उस केस में रस्सी के टेंशन के बराबर हो जाएगा। रस्सी नहीं लगी है, फ्रिक्शन है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ।
आप पूरा सोलर सिस्टम समझिए अपना, बीच में सन और चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स सराउंडिंग में है, ठीक है। तो प्लैनेट्स पर क्या होता है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ तो लग रहा होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा होगा। इसको बाहर जाने से किसने रोका, ये प्लैनेट अपनी पाथ को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं चले जा रहे हैं, सन ने इस पर ग्रेविटेशनल, सन का जो अपना ग्रेविटेशन है उसको लगा करके इसको रोके हुए हैं। तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है, वो सन के ग्रेविटेशनल के बराबर है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप न्यूक्लियर में देख लीजिए भाई, न्यूक्लियस में क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और सराउंडिंग में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो ये बाहर क्यों नहीं चले जा रहे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इन पर भी तो बाहर लगेगा। इसको कौन रोकेगा, यहाँ से क्या होगा, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा करके रोके हुए हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इसको रोके रहेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यानी mv²/r, ये बराबर होगा उसके 1/4πε0 q1 q2/r² के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ पूरा। अभी मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है ए स्ट्रिंग्स ब्रेक्स अंडर ए लोड ऑफ 4.8 kg, यानी कोई रस्सी है जिस पर अगर 4.8 kg का लोड लगाया जाए तो वो टूट सकता है। तो उसने मैक्सिमम कैपेसिटी उसका बता दिया। कह रहे ए मास ऑफ 0.5 kg अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी उसी रस्सी को उसमें अब 0.5 kg का मास लगाया गया, 4.8 का नहीं लगाया गया, और वो 2 मीटर उसकी लेंथ लिया गया, एंड इज़ रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसको रोटेट किया जा रहा है। कभी देखा होगा ना, बच्चे गांव में या शहर में ऐसे करके रोटेट करते रहते हैं, है ना, रस्सी में बॉल खींच लिया और ओके कोई दिक्कत नहीं, तो रोटेट करते रहते हैं, उस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट द मास कैन मेक विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, यानी कभी क्या होता है कि अगर बहुत तेज़ हम रिवोल्यूशन कर दिया, हमने ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर दिया तो वो टूट जाता है। कह रहा है कि वो टूटे ना, उस लिमिट तक जा कर के नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वहाँ पर रिवोल्यूशन आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले पता करो कि किस टेंशन पर वो टूटेगा। इसने बताया है ए स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर ए लोड ऑफ 4.8 kg, है ना, यानी कि मान लो अगर ये छत से हम रस्सी बांध दें और इस पर हमने क्या लगा दिया 4.8 kg, 4.8 kg यानी 4.8 इंटू जी, ठीक है, यानी अगर ब्लॉक हो तो ऊपर टेंशन T लगेगा, नीचे 4.8 इंटू टी जी, यानी मैं यहाँ पर जी लिखूँगा 10, तो यहाँ पर T की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 48 न्यूटन। ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 48 न्यूटन, 48 न्यूटन तक आप क्या कर सकते हैं, इस पर फोर्स लगा दीजिए, नहीं टूटेगा, और 48 के ऊपर जाएंगे टूट जाएगा। अब आ जाइए, अब कह रहा है कि इसमें 0.5 kg का एक ब्लॉक लगा दिया गया और इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मान लो अगर ये इसका सर्कुलर पाथ हुआ और ये ब्लॉक हुआ हमारा मास m, और इसको रस्सी से यहाँ से जोड़ा गया, और ये है r। आपको r की वैल्यू गिवन है, कितना है 2 मीटर, और m गिवन है आपको 0.5 kg। कह रहा है कि अब कितने रिवोल्यूशन किया जाए मैक्सिमम जिससे ये टूटे ना। तो देखिए इसका FBD अगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें बाहर की तरफ तो लगेगा एक F, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ था, जो मैं वर्चुअल कहता था, और अंदर की तरफ ये रस्सी है ना, तो अंदर हो जाएगा टेंशन T, अंदर होगा टेंशन T, यही टेंशन T इसको बैलेंस कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन T इज इक्वल टू F, या ऐसे लिख दो आसानी के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ आगे समझ में आएगा। F इज इक्वल टू T, F फोर्स कितना है भाई, सेंट्रीपिटल, ये तो सेंट्रीफ्यूगल है, तो कितना होगा mr² इज इक्वल टू T। और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी
यानी कि न्यू, तो आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मूले को न्यू के फॉर्म में लाना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा एम आर, ओमेगा के वैल्यू हो जाएगा 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर टी। कैसे, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई बाई टी, यानी कि 2 पाई न्यू। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया मैंने। अब मुझे क्या पता करना, न्यू की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से न्यू आ जाएगा, न्यू स्क्वायर आ जाएगा टी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, नीचे गया 4 पाई स्क्वायर, और साथ ही साथ ये भी एम इंटू आर। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो न्यू स्क्वायर आएगा, टी की वैल्यू है 48 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू मास m 0.5 kg इंटू आर की वैल्यू, आर है हमारे पास यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए न्यू स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ सकती है। अच्छा, न्यू जो यहाँ से आएगा, न्यू स्क्वायर जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.19 या 1.2 के आसपास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.2 के आसपास। तो न्यू हो जाएगा अंडर रूट 1.2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.09 के आसपास, 09 या 08, ठीक है, ऐसे ही आएगा। क्योंकि मैं 9.8 रख के मैंने सॉल्व किया था, मैं यहाँ पर 10 रख कर सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो न्यू आएगा, न्यू ये होगा 1.09 आरपीएस। इसका मतलब समझिए, आरपीएस का मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, कितना चक्कर लगा रहा, ठीक है। और अगर इसको कभी कभी आरपीएम में लिखना होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर मान लीजिए एक सेकंड में वो 3 रेवोल्यूशन लगा रहा, ऑब्वियसली 60 सेकंड में तो ज़्यादा लगाएगा ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले के लिखूँ तो 1.09 इंटू 60 कर देंगे, ये आ जाएगा आपको न्यू की वैल्यू, इसमें वो आ जाएगा 65, अराउंड 65 के आसपास आएगा, या 66 आरपीएम। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं, चाहे आप रेवोल्यूशन पर मिनट में लिखिए या रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिखिए, ये दोनों आंसर सही हैं। चलिए नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नाउ, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। तो इस टॉपिक में है क्या, पहले वो समझिए। ये मान लीजिए ये कार है आपकी, है ना, एक कार है, और इस कार पर मैं इसके व्हील भी आपको बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक व्हील, और यहाँ पर भी एक व्हील, यहाँ पर भी एक व्हील, और यहाँ पर भी एक व्हील, 4 व्हील हो गए, 4 व्हीलर कार हो गई भाई, मारुति 800 है अपनी, ठीक है। तो ये आप इसको सामने से देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे करके रोटेट करते हुए चली जा रही। तो मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ पर क्या हुआ, ये कार हमारी बन गई, इस सर्कुलर पाथ पर हमारी ये कार बन गई। अब अगर इसका एफबीडी की बात करें तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इन दोनों व्हील से, ये दोनों व्हील और ये दोनों व्हील, इनसे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन फोर्स इन दोनों से मिला के निकाल रहे हैं, वो हो गया R1, और इन दोनों से निकालने कर रहा है, ये हो गया R2। भाई ये कार ऐसे है तो ब्लॉक से ऐसे करके निकलेगा ना रिएक्शन फोर्स, आप ऐसे समझो, ये रहा ऐसे है, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे क्या होगा, mg, नीचे हो गया इसका mg, मास हो गया। अब इस पर क्या होगा, जब ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब अंदर की तरफ अगर कोई फोर्स नहीं लगा तो ये फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस कार को इस पाथ पर ट्रेवल करने ही नहीं देगा, बल्कि इसको तो बाहर लेके चला जाएगा। तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स होगा, ये होगा जब ये कार ऐसे करके रोटेट करती है तो इसके व्हील और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या करता है, अंदर की तरफ लगता है। अब 2 जगह कांटेक्ट है तो 2 फ्रिक्शन दिखा दो, यहाँ पर 2 फ्रिक्शन हमने शो कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देते हैं। स्टैटिक यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वहाँ पर लग सकता है,
ठीक है। तो वो कितना हो सकता है भाई, वो हो सकता है F1 इज इक्वल टू म्यू और म्यू R1 और F2 इज इक्वल टू म्यू R2। ये दो स्टैटिक फोर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर FBD की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है ऊपर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से समझिएगा कि जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स क्या लग रहा है बाहर की तरफ। समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो वहाँ पर जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लग कितना रहा है ये डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपने उसे 10 न्यूटन से धक्का दिया तो वो भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। आप 20 लगाएंगे तो वो कितना लगा देगा, वो भी 20। आप 30 लगाएंगे वो भी 30, लेकिन उसकी लिमिट है 70, 80, 100, 120, इतना उसके लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। वही लिमिट की बात करते हैं, ये वो लिमिट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, यहाँ कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, ये फ्रिक्शन होना चाहिए F1 प्लस F2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल F। ये ध्यान दीजिए, सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये क्या चीज़ है। अंदर की तरफ जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है या तो बाहर वाले फोर्स के बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो, या तो उससे ज़्यादा हो। क्यों? अब आप कहेंगे सर अगर ये ज़्यादा हो गया तब तो अंदर आ जाएगा। अरे भाई, ये फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन है, ये तो तब लगेगा जब ये लगाएगा। ये जितना लगाते जाएगा उतना फ्रिक्शन ये भी लगाते रहेंगे, लेकिन आप अपने स्टोरेज अमाउंट तो ज़्यादा रखेंगे ना, फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा रखेंगे, इतना ज़्यादा रखेंगे कि जैसे जैसे ये बढ़े वैसे वैसे ये बढ़ता जाए। हम वो केस लेके चल रहे हैं, यानी सेफ लिमिट, सेफ ट्रैवल का केस लेके चल रहे हैं। हमारी गाड़ी फिसल नहीं रही है। तो इस केस में क्या होगा, F1 की जगह क्या लिख देंगे भाई, म्यू R1, और F2 की जगह म्यू R2 इज़ ग्रेटर देन mv² बाई आर, mv² बाई आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था। अब यहाँ पर देखिए म्यू कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² बाई आर। R1 प्लस R2 क्या आ सकता है, mg। तो यहाँ से हो गया म्यू mg इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² बाई आर। m से m कैंसिल, यहाँ म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू v² बाई आर। इसको ज़रा मैं उल्टा करके लिखता हूँ, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। v² बाई आर क्या था, लेस देन था ना, लेस देन कर दिया म्यू। यहाँ से v² क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, g बचा हुआ है ना, mg, g मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा rg। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। इसको कहते हैं v मैक्स, इसको ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट म्यू rg। इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यू r और g के मल्टीप्लिकेशन से v कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप v बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप v बढ़ाना चाहते हैं तो आप r की वैल्यू बढ़ाइए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई छोटे पाथ से टर्न करता है ना तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आदमी देखता है ना कि वहाँ चिकनी रोड है, फ्रिक्शन कम है, तो वो दूर का सर्कुलर मोशन लेकर के ट्रैवल करता है, टर्न करता है, ताकि आर की वैल्यू, आप जितना ज़्यादा इस पाथ को बढ़ाएंगे ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर ग्रेटर देन होगा तो आप वी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। या तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए, यानी वहाँ पर टायर और सरफेस, टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा दीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दीजिए। ये दो मेथड हैं आपकी कार की मैक्सिमम स्पीड को इंक्रीज़ करने के। और कोई तीसरा मेथड वहाँ पर अभी आगे है, वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जब कोई कार सर्कुलर मोशन करे और वो एक लेवल रोड पे हो तो किस तरीके से वहाँ पर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई जो कार चला रहे हैं, वो जो रोड है ना, वो रोड ही क्या है, बैंक्ड है। आप देखते होंगे जहाँ पर
बैंकिंग होती है, जो वहाँ पर टर्न होता है, वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, रोड को ही क्या करती है स्लोप में बनाती है, हल्का सा टिल्ट कर देती है। तो जब आप उसको टिल्ट कर देंगे, जैसे ये रोड ये है, मान लीजिए ये कार है और कार को आपको ऐसे टर्न करना है, तो कार को आपने ऐसे बैंक कर दिया, अब ये थोड़ा सा एंगल पर टिल्ट हो गई, तो इस तरीके से जा रही है। तो जब मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो एक इसका मतलब ये क्या होगा कि ये एक वेज पर है, जैसे देखिए ये रहा, ठीक है, ये तो हमारा सर्कुलर जो है पैरेलल रोड हो गई एकदम, है ना, जो कि किसी एंगल पर टिल्ट नहीं है। हमने क्या किया, रोड को क्या किया कि थोड़ा सा इस पर बैंक कर दिया, तो वो एंगल थीटा है। अब यहाँ पर अगर कार को हमने रख दिया, ये हमारी कार है, इसका एफ ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो इसका एफ में इसका मास mg नीचे की तरफ, यहाँ से रिएक्शन r ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक इस तरीके से मोशन कर रहा है ना, तो बाहर की तरफ f होगा। अब ये चीज़ समझने वाला है, अब समझिए, ये ऐसे रोटेट करके ऐसे जा रहा, ऐसे करके रोटेट करके जा रहा, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा और अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का मतलब ये रहा, ये लग गया F फ्रिक्शन फोर्स। अब हम क्या करेंगे, इनको x और y के डायरेक्शन में सबको रिजॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये थीटा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये अगर थीटा है तो ये कितना होता है भाई, 90 माइनस थीटा, सब जानते हैं क्योंकि ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये हो जाता है थीटा। आपको मैं बता चुका हूँ कई बार, ये थीटा है तो ये सामने ये थीटा, ठीक है। अब आर को कंपोनेंट बनाएंगे अपने राइट में और लेफ्ट में। राइट में यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, जिधर एंगल उधर कॉस होता है, इधर हो जाएगा आर साइन थीटा। अब देखिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आया, इसके पहले क्या था, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जब कार था, कार में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था और अंदर की तरफ क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स अकेला बैलेंस किया पड़ा था इस सेंट्रीफ्यूगल को, और सेंट्रीफ्यूगल ये फ्रिक्शन अगर कम हो जाता तो ये इसको खींच के बाहर ले चला जाता। यहाँ पर देखिए इस F को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक R का कंपोनेंट भी आ गया, एक R का कंपोनेंट आ गया। इसका मतलब अब ये कार बाहर की तरफ नहीं फिसलेगी, इसलिए क्या करते हैं, इसको बैंक कर देते हैं, ठीक है। इसका कंपोनेंट बना दिया, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए ये थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखो भाई ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये टोटल भी तो 90 है, ये देखो, तो ये 90 माइनस थे तो थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये F है, तो अब जिधर एंगल उधर कॉस, इसमें हटा देता हूँ, इस थीटा को लेके रिजॉल्व कर लेंगे, तो अपने राइट में रिजॉल्व होगा, यहाँ पर ये होगा F कॉस थीटा और लेफ्ट में F साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा भाई सब लोग, कोई डाउट है तो पूछिएगा। अपने राइट में इधर F कॉस थीटा, इधर F साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब ज़रा इसका क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन हमारे पास बनेगा, अगर हम इसको देखें तो ये हो गया, इधर देखिए ये हो गया F माइनस आर साइन थीटा माइनस F कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में। मैं इसको ज़रा माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, उधर जा करके F हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और ये F क्या होगा, mv²/r, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ गया। कैसे लिया, फिर ध्यान समझिए, हॉरिजॉन्टल में राइट में जाने वाला F पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाली ये दोनों फोर्स नेगेटिव, इक्वल टू 0। मैंने चाह रहा था कि मैं इन दोनों को पॉजिटिव करना चाह रहा था, इसको नेगेटिव, मैं इनको उधर लेके जाकर पॉजिटिव कर लेगा, इसको इधर ही रहने दिया, देखिए ये हो गया। और F की जगह मैंने क्या कर दिया, mv²/r, जो बाहर की तरफ लग रहा। अब क्या करते हैं, वर्टिकल में देखते हैं। तो देखिए वर्टिकल में क्या होगा, r कॉस थीटा और नीचे है दो फोर्स, माइनस F साइन थीटा माइनस mg माइनस F साइन थीटा माइनस
mg इज इक्वल टू 0। इसको बनाओ ज़रा, r cos थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। दिस वन इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन में मुझे एक चीज़ दिख रहा, यहाँ साइन थीटा वहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा वहाँ साइन थीटा। एक काम करो, 1 को 1 में 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट क्या है भाई, r साइन थीटा f कॉस थीटा, r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा, f कॉस थीटा अपॉन, अच्छा आगे क्या है, mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। इधर देखो ये है r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म है ना r कॉस थीटा, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड r कॉस बाई डिवाइड बाई r कॉस थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करना है। तो देखो r कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करो, क्या बचेगा भाई, r से r कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा, प्लस r कॉस थीटा से करो तो कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा f अपॉन r अपॉन r कॉस थीटा बाई r कॉस थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा f बाई r, तो f बाई r टेन थीटा। यहाँ से m से m कैंसिल और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। अब एक बात बताओ, क्या ये होता है f इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं f बाई आर इज इक्वल टू म्यू लिख सकता हूँ। अरूप क्लियर है, f इज इक्वल टू म्यू आर और म्यू की वैल्यू लिख दूँगा मैं अब f बाई आर। यहाँ देखो f बाई आर दिख रहा, ये लिख देंगे मैं टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से देखो, इसको मैं लाइन अलग कर देता हूँ, यहाँ से हमें वी स्क्वायर की v की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, आर जी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा अंडर रूट में लेके आएंगे, पूरा अंडर रूट में आएगा तो आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आ गया। ये तो हमारा आ गया डिज़ायर्ड फार्मूला, ये हमारा आ गया डिज़ायर्ड फार्मूला, है ना, कि जब कार बैंक्ड होगी तो मैक्सिमम v कितना हो सकता है। अब इसमें ज़रा एक चीज़ ध्यान देना है, वो ध्यान दो, वो टर्म ध्यान दो, सबसे मेन चीज़ वही है ना। मैं थोड़ा सा कैमरे को टर्न भी कर रहा हूँ आपको, है ना, ताकि पूरा दिख सके। चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं। अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार फिसल के बाहर चली जाएगी, अभी तक तो मैंने ही पढ़ाया था। लेकिन जब बैंक्ड होगा तो यानी म्यू इक्वल टू 0 करें, एट म्यू की वैल्यू 0 करो। देखो म्यू की वैल्यू 0 करोगे तो v जो आएगा अंडर रूट आर जी तो रहेगा ही, इनटू यहाँ म्यू 0 हो गया तो ऊपर क्या बचा टेन थीटा, और नीचे म्यू 0 होते ही पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ बचा 1, यानी ऊपर बचेगा सिर्फ टेन थीटा। क्या बचा, आर जी टेन थीटा। देखिए म्यू की वैल्यू 0 करते हैं, मतलब फ्रिक्शन में 0 भी कर दूं तो भी मैं v वेलोसिटी से जा सकता हूं, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पर और थीटा पर। समझे, अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो भी मेरे कार चलेगी और बाहर की तरफ नहीं जाएगी। शर्त यह है कि वो r और थीटा पर डिपेंड करेगी, g तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब समझो, जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे, ज़्यादा रेडियस से रोटेट करोगे, उतना ज़्यादा आप वेलोसिटी से जा सकते हो। छोटे टर्न मारोगे ना, कार पलट जाएगी। तो आप क्या करो, जब टर्न करना हो तो लंबा रेडियस लो, पहली बात। दूसरी बात, थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कब बढ़ती है, आप देखो टेन 30 की जो इक्वल टू 1/√3, फिर आगे 1, फिर √3, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे एंगल टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो जब यहाँ थीटा इंक्रीज़ करोगे ना तो टेन थीटा बढ़ेगा, यानी कि v आप बढ़ा सकते हैं। अब थीटा बढ़ाने का मतलब समझे, ये जो आपने कार ऐसे हॉरिजॉन्टल था उसको आपने टिल्ट करके ऐसे कर दिया, आप थीटा और बढ़ा लो तो और ऐसे करके जा सकते हो। मौत का कुआं सर्कस जो आता है उसमें वही तो करता है।
आप देखिए वो सर्कुलर वर्टिकल दीवार पर क्या करता है, ऐसे चलाता है। तो उसने क्या किया, उसने इस